आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग 11th में भी देखे होंगे, 10th क्लास में भी देखे होंगे। तो पहले थोड़ा रिवीजन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो आपने पहले पढ़ रखा है, और उसके बाद फिर हम लोग जो टू न्यूज़ थ्योरी जो इसमें पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम। तो फर्स्ट क्या है, देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या होगा और रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए कोई भी वर्क या कोई भी हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। यानी कि आप एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या हमारा आउटकम आएगा। ओके, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। जो हमारा आउटकम है वो कहलाता है सैंपल स्पेस, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सैंपल स्पेस का इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी आउटकम है वो आपको दिखने चाहिए, यानी कि सारे आउटकम आपको पता रहने चाहिए। अगर आप सैंपल स्पेस में कोई भी आउटकम मिस करते हैं तो आप कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में भी कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, छूटेगा। ओके, जैसे और सैंपल स्पेस में कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आपने एक कॉइन थ्रो किया फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या आउटकम आएगा, हेड एंड टेल। आपने दो कॉइन थ्रो किया, ठीक है, टू कॉइन्स आपने थ्रो किया, तो क्या क्या आउटकम आएगा, हेड हेड एंड हेड टेल टेल टेल। लेकिन अगर इस तरह का आप सैंपल स्पेस लिखते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वन टाइम होगा फ्रीक्वेंसी वाइज, ये वन टाइम होगा, लेकिन ये टू टाइम्स होगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो आप सिंपल स्पेस में भी ध्यान रखिए कि क्या हर एक आउटकम का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार वो रिपीट हो सकता है, और सारे आउटकम होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है सैंपल स्पेस में आउटकम के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है इवेंट। ठीक है, देखिए इवेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं, या हम लोग उसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी की। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाइस थ्रो किया है तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर आना एक इवेंट हो गया, ऑड नंबर आना एक इवेंट हो गया, प्राइम नंबर आना एक इवेंट हो गया। तो इस तरह से आप इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं डाइस थ्रो में, और या कोई भी। तो क्वेश्चन जब भी पूछता है तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में वो क्वेश्चन करता है। एक्सपेरिमेंट के बारे में तो बताता ही है, जैसे मान लीजिए कि आप कार्ड गेम खेल रहे हैं तो उसमें से वो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या है, 52 कार्ड्स, ऑल 52 कार्ड्स आर सैंपल स्पेस। उसमें इवेंट क्या है, अब इवेंट आपका क्या हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर कौन सा कार्ड प्रेफर कर रहे हैं या किस तरह के आउटकम को प्रेफर कर रहे हैं सैंपल स्पेस से, तो वो हमारा इवेंट हो गया। मोर देन वन इवेंट आप हम लोग कई बार कैलकुलेट करते हैं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखेंगे दो इवेंट के बीच में कैलकुलेशन। ठीक है, अगर हम लोग सेट थ्योरी वाइज देखें तो ये सैंपल स्पेस हमारा बनता है यूनिवर्सल सेट, एंड इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमें ये बताना है कि इवेंट किस टाइप के हैं। तो पहला क्या है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। इक्वली लाइकली का इवेंट का मतलब है कि क्या दो इवेंट इक्वली लाइकली मीन्स दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दोनों के आउटकम की जो फ्रीक्वेंसी वो सेम है कि नहीं, नंबर ऑफ आउटकम। तो अगर आप एक कॉइन थ्रो करते हैं, अनबायस्ड कॉइन, ठीक है, अनबायस्ड कॉइन थ्रो करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। अगर आप 10 टाइम्स थ्रो करेंगे तो हो सके आगे हेड नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा है या टेल ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स आप हेड थ्रो करते हैं तो हेड आएगा हाफ नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेल आएगा वन हाफ टाइम। ठीक है, 50% टाइम दोनों दोनों आएंगे हेड एंड टेल, अगर वो अनबायस्ड कॉइन है। आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या ये इक्वली लाइकली में, अब इसमें दो इवेंट हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए एक इवन है, इवन नंबर, और दूसरा है ऑड नंबर, और तीसरा है ऑड प्राइम नंबर। तो अगर ये तीन इवेंट हम लोग ले रहे हैं तो सैंपल स्पेस के अनुसार से इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6 डाइस के थ्रो में।
सेकंड जो आएगा हमारा ऑड नंबर में 1 3 5 और ऑड प्राइम नंबर में 3 एंड 5। तो ये दोनों अगर आप देखें तो सेम फ्रीक्वेंसी है, 3 और 3 दोनों की फ्रीक्वेंसी इवन एंड ऑड नंबर के, लेकिन ऑड प्राइम नंबर का फ्रीक्वेंसी 2 ही बार आएगा। तो ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट रहेगा और ये नहीं रहेगा इक्वली लाइकली। वैसे अगर हम लोग देखें आउटकम, सारे आउटकम 1 2 3 4 5 6 ये भी इक्वली लाइकली है, क्योंकि 1 आने का चांसेस जितने उतने ही 2 आने का चांसेस है, उतना ही 3 और उतना ही 4, अगर वो अनबायस्ड डाइस है। For unbiased dice, all outcome are equally likely. मैंने यहाँ इवेंट के बारे में बताया कि इवेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं, ठीक है। आउटकम अगर आप देखिएगा तो आउटकम आर इक्वली लाइकली। ये हो गया। नेक्स्ट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है कि देखिए दो इवेंट है, दोनों आपस में अलग अलग है। एक हो रहा है दूसरा साथ में नहीं है, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो, दोनों एक्सक्लूसिव है, दोनों अलग अलग रहेगा। अगर ए हो रहा है तो इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसे इवन नंबर आ रहा है तो ऑड नहीं आएगा उस केस में, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। मान लीजिए यही हमारा इस जगह पे ए इवेंट है और ये बी इवेंट है, तो ए और बी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, तो यही हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है, दोनों का साथ में होना। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहलाता है कि अगर आप सारे इवेंट को जोड़ दें तो फिर सैंपल स्पेस में कुछ खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए यूनियन बी कर देता हूँ, दोनों इवेंट को जोड़ता हूँ, तो मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ए क्या है इसी केस में, यही ए है और सेम बी है, तो हमें ए इवन नंबर मिल गया, बी ऑड नंबर मिल गया, इवन और ऑड दोनों ऐड कर दिए तो हमारा डाइस के सारे आउटकम मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर और कोई आउटकम है नहीं डाइस में, तो ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट, मीन्स एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब देखिए यहाँ तक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे पहला क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। उसी तरह श्योर इवेंट जो एकदम पक्का होना ही है, तो जो इवेंट पक्का हो गई हम लोग 100% श्योर हैं, 100% का मतलब है 1। देखिए प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज दोनों सेम है, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज आ जाएगा, ओके। तो श्योर इवेंट 1 हो गया, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, श्योर हो गया। नेक्स्ट है मान लीजिए P ऑफ A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या कहलाएगा, A डैश कहलाएगा। P ऑफ A डैश वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट A, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट A इज P A डैश। अब A और A डैश क्या है, देखिए दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो इसलिए क्योंकि A होगा तो A डैश नहीं होगा। सेट थ्योरी में आप पढ़ें, the elements belongs to A does not belongs to its complementary set and the element belongs to complementary set does not belongs to set A। तो यही है, A डैश फाई आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो P ऑफ A डैश इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा और ये फाई देगा। और ये एग्जॉस्टिव भी है, हमें ये क्या देता है, यूनिवर्सल सेट, तो A डैश कंप्लीट सैंपल स्पेस दे देगा जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ये 1 आ जाएगा, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, देखिए P ऑफ A दो कोई भी इवेंट हो, कैसा भी इवेंट हो, P A यूनियन B, तो ये हम लोग लिखते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये चीज़ हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी देखा था, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव प्रिंसिपल में। तो सेम चीज़ यहाँ वही अप्लाइड है, पहले क्या किया, A और B को जोड़ दिए और फिर A और B के बीच में जो भी कॉमन इवेंट्स हैं, कॉमन आउटकम है, वो 2 बार ऐड हुए, एक बार A के साथ भी ऐड हुए, एक बार B के साथ भी ऐड हुए, और हमें वो रिपीट नहीं करना है। रिपीट करिएगा तो मान के चलिए कि कई बार ऐसा केस होगा कि वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। A और B अगर एग्जॉस्टिव इवेंट बन जा रहे हैं आपस में, भले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो,
तो a प्लस बी आपका 1 से ग्रेटर दे देगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, जो भी रिपीट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आ गया, तो ये हमेशा अप्लाइड है, हमेशा एप्लीकेबल है। अगर हम लोग यही चीज़ देखिए P ऑफ A यूनियन A डैश कर रहे हैं, तो वो क्या देगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश। A यूनियन A डैश क्या है, यूनिवर्सल सेट, 1 आ गया। P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश, और ये क्या है, फाई है, 0, P ऑफ फाई 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए चेंज किया हो, वो फाई मैंने बता दिया था, फाई का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये 0 आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, तो दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो एक इवेंट का होना और ना होना दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी इवन आना डाइस के थ्रू में और इवन ना आना, ठीक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन भी 1 है। तो ये हो गया हम लोग किस टाइप से इवेंट, कितने टाइप से इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग दो इवेंट लेते हैं। मान लीजिए एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, और एक इवेंट अगर हो चुका है, जैसे आपको एक पार्सल इंफॉर्मेशन पता है कि मान लीजिए बी हो चुका है, बी हैज बीन अकर्ड, बी हैज अकर्ड, ठीक है, बी हो गया, बी इवेंट हैज बीन डन। अब पूछा जा रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा स्पेस है, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस है, ये हमारा ए है इवेंट, ये हमारा बी है इवेंट, बी हो गया है यानी कि ये इवेंट कंप्लीट है, ये इवेंट हो चुका है। अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बी ही हुआ है ना, सिर्फ ये बताया गया है। अब बी में ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिर्फ ये, इसका तो काम ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है P ऑफ A बाई बी। हम लोग क्या बोलते हैं, A ओवर B, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ B हैज अकर्ड। ओके, इवेंट B हैज अकर्ड, तो ये होगा A इंटरसेक्शन B, वो एरिया क्या बता रहा है, A इंटरसेक्शन B बता रहा है। और देखिए जब B हुआ है तो हमें कंप्लीट सैंपल स्पेस के नहीं डिवाइड करना है। क्या हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखें कि फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल आउटकम, मींस फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं। इस बार टोटल आउटकम यूज नहीं करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, हमें क्या यूज करना है, सिर्फ बी, आउटकम ऑफ बी, उसमें देखना है। क्योंकि टोटल आउटकम देख के क्या मिलेगा, जब हमें पता ही है कि बी हुआ है, अगर आप उसी चीज को देखें, टोटल आउटकम तो हुआ ही है कोई ना कोई इवेंट, तो टोटल आउटकम में पहले हम लोग फेवरेबल आउटकम देखते थे, इस बार बी हो चुका है तो उसमें फेवरेबल देखना है। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ए बाई बी। देखिए इसी में अगर हम लोग और भी देखें कैसे इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि ए यूनियन बी है ओवर सी है, तो ए यूनियन बी ओवर सी, तो एकदम एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाला लगाएंगे, तो पी ऑफ ए ओवर सी प्लस पी ऑफ बी ओवर सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर सी। इसे भी वेन डायग्राम से समझते हैं। तीन इवेंट है, ए बी सी, हमें ये चाहिए ए यूनियन बी और सी में से क्या होगा, तो ये भी है साथ में, और ये कंप्लीट ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट रीजन चाहिए। तो ए ओवर सी करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए ये रेड, बी ओवर सी करेंगे तो हमें ये ब्लू मिल जाएगा। रेड और ब्लू आपस में ओवरलैप दो बार आ गया है, तो उसे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही है हमारा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ तक। अब देखिए इसी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन बी है, अगर हम लोग पी ऑफ ए डैश ओवर बी निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए ओवर बी। और सिंपल वेन डायग्राम से समझ सकते हैं इसे, या तो फिर एक्सक्लूजन इंक्लूजन से भी समझ सकते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, देखिए ये क्या है,
ये ए इवेंट है और ये ए डैश इवेंट है इसके साथ कॉमन, और दोनों का ऐड क्या होगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो पी ऑफ, देखिए ए डैश क्या है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी है ओवर पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, बी में से इस कॉमन को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, बी में से ए को हटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो पी बी और डिवाइडेड बाई पी बी क्या हो गया, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। और ये क्या है, ये यही है, ए ओवर बी है। तो इस तरह से अब वेन डायग्राम में बनाइएगा। देखिए सेट थ्योरी का काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को अप्लाई करना है। ठीक, आप सिंपल वेन डायग्राम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। पी ऑफ एस ओवर बी, अब एस क्या कंप्लीट सैंपल स्पेस है और बी उसका सबसेट है, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये तो एस कंप्लीट है ना, बी यही है, और बी हो चुका है, यानी कि सैंपल स्पेस तो हो ही गया, तो ये 1 देगा, क्योंकि सैंपल स्पेस खुद बी सैंपल स्पेस के अंदर आ रहा है, तो बी का होना यानी कि सैंपल स्पेस का होना है कंप्लीट। ठीक है, तो पी ऑफ बी ओवर बी ही है ये, एक तरह से 1 ये। नेक्स्ट है, देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ नहीं है, इसी का जस्ट अपोजिट है, हम रीअरेंज है, अपोजिट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट है। जैसे ए ओवर बी मैंने कहा, तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे हम लोग, पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ ए ओवर बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड दिया हुआ है, देन वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी कॉमन, ए और बी दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो ये रहा। आप इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन इनटू पी ऑफ बी ओवर ए, यानी ए हो गया है और उसमें बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और पी ऑफ ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। देखिए ये 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये होता है, देखिए पी ए ओवर बी पी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये है। अगर हम लोग आरएचएस को देखें, तो आरएचएस अगर पहला 2 टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला 2 टर्म तो यहाँ से दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों आपस में कंबाइन होगा, मान लीजिए ये डी सेट है और ये भी डी सेट है, तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ओवर नहीं लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ डी इंटू पी ऑफ सी ओवर डी, और ये क्या देता है, पी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी देगा, और डी क्या है, इंटरसेक्शन बी, सो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल, उल्टा चलिए, ठीक है ना, आरएचएस से एलएचएस में चलते हैं और ये सीधा प्रूव हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, यानी कि अगर आपको 3 सेट के बीच का इंटरसेक्शन चाहिए, तो आप किसी भी ऑर्डर पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है, इसके लिखने का और भी तरीका है। तो आप P ऑफ A लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज अकर्ड, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C इफ A एंड B कॉमन ऑफ A एंड B हैज अकर्ड। ठीक है, ये नहीं कि A और B कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या होगा, दोनों में से कोई, वो ऐसा नहीं, दोनों का होना है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ C से अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो P ऑफ C ओवर B अगर करते हैं, देन P ऑफ A ओवर C इंटरसेक्शन B। कोई भी रीअरेंजमेंट लीजिए, जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल का। ओके, तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये थोड़ा न्यू है जो कि क्लास 12 में आपको पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया और लास्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने देखा उसी का रीअरेंज्ड पार्ट है। देखिए जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, if it is known one of them is girl, the older child is a girl।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या सैंपल स्पेस है। विदाउट सैंपल स्पेस दिक्कत है। सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए हमारा? तो या तो ओल्डर चाइल्ड गर्ल है और जो यंगर है वो भी गर्ल है, तो कैपिटल जी फॉर ओल्डर, स्मॉल जी फॉर यंगर। फिर क्या, कैपिटल जी और ये बी हो सकता है, यानी कि जो यंगर है वो बॉय है। फिर कैपिटल बी और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, दोनों बॉयज है, एल्डर एंड यंगर। कैपिटल बी स्मॉल जी, तो यंगर गर्ल है। तो फर्स्ट क्या, वन ऑफ देम इज गर्ल, वन ऑफ देम इज गर्ल, तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस है। जो नोन है, दो देखिए हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है, ए है, और ए क्या हो जाएगा, जी, जी बस एक ही है फेवरेबल इवेंट, दोनों गर्ल्स चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ देम, जो आउटकम है, देखिए जो बता चुका है श्योर आउटकम, वो है गिवन आउटकम, सैंपल स्पेस नहीं, जो हो गया ये हमारा आउटकम है, ऑलरेडी अकर्ड। तो ये वन ऑफ देम इज गर्ल, वन ऑफ देम में क्या होगा, ये आएगा, ये भी गर्ल है, इसमें भी गर्ल है, बी और बी में कोई भी गर्ल नहीं, तो वो हटाना होगा हमें। तो यहाँ पे जी, जी, बी एंड बी, जी। और देखिए इसमें चारों इक्वली लाइकली है, तो हम लोग सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, ए ओवर बी चाहिए, क्योंकि बी हो चुका है, वन ऑफ देम इज गर्ल, हमें ये पता करना है क्या दोनों गर्ल है कि नहीं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ये एक ही इवेंट है, वन, और पी ऑफ बी में कितने इवेंट है, थ्री इवेंट्स हैं, तो 1/3। सेकेंड में क्या है, ओल्डर चाइल्ड इज गर्ल, तो अब हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो तो अभी भी ए ही है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है, क्योंकि देखिए जो आउटकम है, ये जो आउटकम है, इस बार आउटकम बदल गया और ओल्डर चाइल्ड गर्ल है, तो ओल्डर चाइल्ड में कौन कौन सा आ रहा है, देखिए कैपिटल जी, ये ओल्डर चाइल्ड है, तो ये हम लोग नहीं पिक कर सकते क्योंकि इसमें ओल्डर चाइल्ड बॉय है, तो वो नहीं पिक कर सकते, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जी, जी एंड जी बी। सेम इस बार भी अगर हम लोग पी ऑफ ए ओवर सी निकाल रहे हैं, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय पी ऑफ सी, क्योंकि ए सी का सबसेट है तो सीधा और वन ही है, वैल्यू एक ही फेवरेबल है, लेकिन पी ऑफ सी में कितने, दो आउटकम है, तो 1/2 इसका आंसर है सेकंड का। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या देखना है कि दो इवेंट, देखिए होता क्या है कि दो इवेंट है, एक का होना और ना होना दूसरे इवेंट को कोई इफेक्ट नहीं करने जा रहा है, वो हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा वो अपनी प्रोबेबिलिटी से होगा ये। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं ए ओवर बी एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, रिमेंबर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये सीधा पी ऑफ ए हो जाएगा, बी हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पी ऑफ ए इज पी ऑफ ए, ठीक है। यानी कि क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट इवेंट का। और ये यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि पी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। मैंने क्या कहा कि बी का होना चाहे ना होना ए को इफेक्ट नहीं करता, यही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये पी ऑफ ए है, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ओके, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, A speaks truth in 75% of the cases, while B in 90% of the cases. In what percent of the cases are they likely to contradict each other in stating the fact? तो देखिए दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए A का क्या है, 0.75 है प्रोबेबिलिटी ऑफ A,
स्पीकिंग ट्रूथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट स्पीकिंग ट्रूथ क्या हो जाएगा 0.25, 1 माइनस करना है। उसी तरह पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ क्या होगा 0.90, तो बी फॉल्स बोल रहा है वो क्या हो जाएगा पी ऑफ बी डैश 0.10। अब हमें क्या बताना है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ट्रू नहीं बोल रहे, दोनों फॉल्स भी नहीं बोल रहे। ए ट्रू बोल रहा है तो बी फॉल्स बोल रहा है, और एक का बोलना दूसरे का नहीं बोलना वो क्या है इंडिपेंडेंट है। ऐसा ए फॉल्स या ट्रू बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी अपना ट्रू और फॉल्स बोलेगा, ये है इंडिपेंडेंट डिमांड। तो हमें क्या चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ए बी डैश प्लस बी ए डैश हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा कॉन्ट्राडिक्ट करने का। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो P ऑफ A क्या है 0.75, B डैश क्या है 0.10। उसी तरह P ऑफ A डैश क्या है 0.25 एंड 0.90, ये क्या हो जाएगा 0.075, और यहाँ पे 0.225। ओके, 0.3, ठीक है, तो ये आ गया। देखिए, डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों का अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, और बी कोई 100% तो कह नहीं रहा है प्रोबेबिलिटी, बी क्या 100% है, नहीं है। तो जब 100% नहीं है तो बी मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। अगर 99% भी रहेगा तो भी आपको बोलना होगा हाँ प्रोबेबिलिटी हाई है बी का ट्रू बोलने का, नो डाउट ए से मोर रिलायबल है, बट वी कैन नॉट से बी इज ट्रू। ओके, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, और एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है जब तक वो 100% है, श्योर इवेंट ना हो। सो नो, दिस इज फॉल्स। देखिए, प्रोबेबिलिटी में जो सेकेंड टॉपिक है वो है बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम से पहले हमें देखना होगा पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस। ऑफ सैंपल स्पेस, तो देखिए सैंपल स्पेस मान लीजिए एस है, और ये पार्टीशन हो रहा है इवेंट E1, E2, E3, EN में, ठीक है, ये पार्टीशन हो रहा है। और ये E1, E2, E3 क्या होगा, सभी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि कोई भी ई आई इंटरसेक्शन ई जे निकालेंगे तो वो हमें 5 मिलेगा। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 टिल EN यूनियन तक करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस कंप्लीटली पार्टीशनड है इन EN में, सारे के सारे आउटकम्स EN तक E1 टू EN में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोई भी कॉमन भी नहीं है। एक आउटकम सिर्फ किसी पर्टिकुलर EIs में ही फिर है बिलोंग करता है। तो ये है हमारा पार्टीशनिंग, इस तरह से हम लोग पार्टीशन करते हैं। तो अब देखिए पार्टीशन का मतलब क्या है कि इस जगह पे कि मान लीजिए हमारा वेन डायग्राम में ये हमारा एस हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है कुछ इस तरह से, मान लीजिए 4 में पार्टीशन कर दिए, तो E1, E2, E3, E4, तो ये हो गया पार्टीशन एस का। अब एक इवेंट है ए, ठीक है, ए एक इवेंट है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम लोग ये जानना चाहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो ये P ऑफ ए E1 के साथ क्या प्रोबेबिलिटी हो रहा है, तो P ऑफ E1 पहले मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए P ऑफ E1 बाई ए, ए बाई E1, ए बाई E1, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर हम लोग देखेंगे P ऑफ E2,
E2 अगर हो रहा है तो फिर उसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी A का। इसी तरह ऐड करेंगे P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3 और लास्ट में P ऑफ E4 इंटू पी ऑफ ए बाई ई फोर। यानी कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी का क्या चांसेस है, E2 का क्या है, E3 का क्या है, E4 का क्या है, और फिर उन सभी प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये देखेंगे कि A का क्या चांसेस है होने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं E1 के साथ, E2 के साथ, E3 और E4। और ये टोटल इंटरसेक्शन, क्योंकि E1 E2 टिल E4 एग्जॉस्टिव इवेंट है तो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, तो A हर एक बार जैसे E1 के साथ जो हम लोग निकाले वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करने जा रहा है रीजन, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड चीज, कोई भी ऐसा रीजन A का छूटेगा भी नहीं जो कि इन चारों इवेंट के अलावा रहे। तो अगर ये n है तो इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं तो P ऑफ A क्या हो जाएगा, अगर n पार्टीशनड है तो EI इंटू P ऑफ A बाई EI मीन्स A ओवर EI, I इक्वल टू 1 to n समेशन। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बेस थ्योरम यहीं से आता है और वो क्या कहलाता है, तो देखिए बेस थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि P ऑफ EI ओवर A, यानी कि A प्रोबेबिलिटी हुआ है तो उसमें इवेंट EI की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, P ऑफ EI इंटू P ऑफ A ओवर EI। तो ये हमें क्या दे रहा है, देखिए P ऑफ A क्या होता है, देखिए P ऑफ A अगर आप देखिएगा जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, देखिए उसी का एक्सटेंशन है। सो A ओवर EI आपको देगा P ऑफ A इंटरसेक्शन EI ओवर EI, P ऑफ EI, और EI कैंसिल हो गया तो हमें ये मिल गया। और डिवाइड किससे करना था, P ऑफ A से, हमें यही चाहिए ना। देखिए चाहिए क्या, यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाई P ऑफ A। तो EI का प्रोबेबिलिटी हमें पता है, P ऑफ A बाई EI का प्रोबेबिलिटी पता है, P ऑफ A का हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी से पता चल जाएगा। तो P ऑफ EI इंटू P ऑफ A ओवर EI डिवाइडेड बाय summation of I equal to 1 to n P of EI into P of A over EI। तो ये हमारा टोटल, ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकला कि EI इवेंट, अगर A इवेंट हुआ है तो EI की क्या चांसेस बनते हैं उसमें। देखिए तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में a bag contains 5 red and 4 black balls. A second bag contains 3 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and two balls are drawn at random, both of which are found to be red. Find the probability that balls are drawn from the second bag. तो देखिए ये कह क्या रहा है, दो इवेंट है E1 एंड E2, ठीक है। E1 क्या है कि दो बॉल्स इससे निकाले गए फर्स्ट बैग से, E2 क्या है, दो बॉल सेकंड बैग से निकाला गया, लेकिन दोनों रेड हुई है, हमारा फेवरेबल इवेंट है ए। तो दो बॉल E1 से निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, P ऑफ E1 क्या आ जाएगा 9C2, और P ऑफ E2 भी क्या आ जाएगा 6 + 3 दैट इज 9, और बॉल दो बॉल ड्रॉ करने का 9C2। ओके, अब देखिए E से अगर रेड बॉल हमें निकाला जा रहा है मीन्स A ओवर E1, रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकाला जा रहा है, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, वो हमें जानना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 है, देखिए 5 रेड है तो 5C2, ठीक है, ये आ जाएगा ओवर 9C2, और P ऑफ A ओवर E2 ये आ जाएगा देखिए 3C2 ओवर 9C2। और देखिए हमारा फेवरेबल क्या है, सेकेंड बैग से आना चाहिए, यही हमारा देखिए बेस थ्योरम के अनुसार से, बेस थ्योरम के अनुसार से हमें ये निकालना है कि E2 बाई A क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए P ऑफ E2 ओवर P ऑफ A ओवर E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ओवर E1
प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए ओवर ई टू। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ई टू की प्रोबेबिलिटी क्या है 9c2, ए ओवर ई वन की प्रोबेबिलिटी 3c2 बाई 9c2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c2 इंटू 5c2 बाई 9c2 प्लस 9c2 इंटू 3c2 बाई 9c2। तो ये देखिए 9c2 हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3c2 बाई 5c2 प्लस 3c2। 3c2 से भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और या तो फिर 3 फैक्टोरियल यहाँ आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करते हैं तो ऊपर क्या बचा है 3, नीचे देखिए 5 से 3 फैक्टोरियल हट गया तो 5 इंटू 2 10 और यहाँ पे 3, सो 3 बाय 30। ये हमारा प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो रेड मीन्स रेड बॉल तो आया है, दोनों साइमल्टेनियस जो हम लोगों ने बिना विदाउट रिप्लेसमेंट एक साथ जो उठाए हैं ड्रॉ किए हैं सेकंड बैग से, वो दोनों के दोनों रेड है, लेकिन उस रेड आने में बैग E2 का क्या हिस्सा होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है ना, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आउटकम आपको पता है, लेकिन उस आउटकम में किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो आउटकम हुआ है तो वो होता है बेस थ्योरम के थ्रू सॉल्व। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, और ये इन वेरिएबल में डिफाइंड है x1 x2 x3 टिल xn, और सभी का अपना अपना प्रोबेबिलिटी है, जैसे इसका है p1 p2 p3 टिल pn। तो x1 होने का प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 प्रोबेबिलिटी होने का p2 है, x3 का p3 है, xn का pn है। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज़ों का, मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर काम का यानी कि इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्या है कि इसमें हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, कई बार देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहला क्या है कि ये x इसमें पार्टीशन है, तो p1 प्लस p2 सभी का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए 1, और pi मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। तो ये हमारा दो कंडीशन हो गया पी पे। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखते हैं इसमें मीन, और मीन क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। सिंपल, जो आप रैंडम वेरिएबल है उसके एक वैल्यू है और उसके अपने एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी उसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे 1 to n, तो ये हमें मीन वैल्यू देगा। जो नेक्स्ट है वो वेरिएंस देखते हैं, और वेरिएंस में क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n, ये वेरिएंस हो गया। और देखिए वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर है, और सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसी का हम लोग रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है वो मीन से कितना डिवाइडेड है हर एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 3 डिफेक्टिव बल्ब है, तो 3 खराब बल्ब है, उन्होंने वो 7 गुड बल्ब्स के साथ मिक्सड हो गए 7। तो हमें क्या निकालना है कि अगर x क्या है एक रैंडम वेरिएबल है, यानी कि 3 बल्ब्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो 3 बल्ब्स जब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है, जो x के जो वैल्यूज हैं, तो x1 क्या हो सकता है 0, यानी कि कोई भी गलत नहीं, सारे के सारे अच्छे बल्ब हम लोगों ने ड्रॉ किए। x2 क्या है 1 डिफेक्टिव है, x3 क्या है 2 डिफेक्टिव है, और x4 क्या है 3 डिफेक्टिव बल्ब हम लोगों ने ड्रॉ किया। 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फिर तो वही चीज़ हो जाएगा, सेम आ जाएगा सब कुछ, इतना ही हमारे पॉसिबल आउटकम है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वो भी 1 आना चाहिए। ओके, तो देखिए एक्स आई हमारा जो है सबसे पहले x1 इक्वल टू 0 है, तो टोटल गुड जो अच्छे बल्ब है गुड वंस आर 7, डिफेक्टिव 3 है, टोटल कितने हो गए 10। तो x1 0 का मतलब क्या है कि 7 से हम लोगों ने 3 उठाया है,
और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 7, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 7 में से उठाना है और 10c3 टोटल प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह जब हम लोग x2 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो 1 है, तो p ऑफ x2 क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 बल्ब हमें उठाना होगा जो कि अच्छे हैं, और 3 खराब है, तो 3c1 डिवाइडेड बाई 10c3। उसी तरह हम लोग x3 यूज करेंगे, वो 2 है, तो यहाँ पे 7c1 आएगा p ऑफ x3 और इंटू 3c2 डिवाइडेड बाई 10c3। और लास्ट है x4 जो कि 3 खराब बल्ब है, तो ये सीधा के सीधे 3 से हमारे सभी तीनों से पिक करना है। तो x4 का क्या हो जाएगा 3c3, सारे डिफेक्टिव बल्ब पिक कर गया हम लोगों ने उठाया, और ये 10c3 हो जाएगा। देखिए तो इसे कैलकुलेट करते हैं, और देखिए 7c3 क्या देगा, 7c3 बाई, तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, वही 10c3 देगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करिए, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल देगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और 10 बाई 7 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8। और देखिए यहाँ पे 3 3, और देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 और 4 और 5 2, तो यहाँ 24 और 7 आ जाएगा। उसी तरह इसे भी कैलकुलेट करेंगे, और ये दे देगा 21 बाई 40। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 बाई 40 आएगा, और इसका हमें 1 बाई 120 आएगा। तो देखिए एक टेबल बनाते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ x है रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है उसका। तो पहला हमारा x1 इक्वल टू 0 है, और ये आ रहा है 7 बाई 24। फिर हमारा x2 है 1 है, ये आ रहा है 21 बाई 40। फिर यहाँ पे x3 है 7 बाई 20, 7 बाई 40, सॉरी x3 आपका 2 है, प्रोबेबिलिटी इसका 7 बाई 40 है। लास्ट में x4 इक्वल टू 3 है, और ये 1 बाई 120 है। सभी को ऐड करिए, देखिए जो मैंने बताया था कि समेशन ऑफ पी आई शुड बी 1, सो 7 बाई 24 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी, प्लस 21 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 120 आ जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 120 आ जाएगा, और एक 1 तो है ही हमारे पास। तो 35 63 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 120 क्या मिल रहा है, देखिए 0 120 बाई 121। मैंने कहा था कि समेशन ऑफ पी आई 1 आना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, ये सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने दिखा दिया। कई बार क्या होता है कि आपको हो सके कैलकुलेशन का, आपको लग रहा हो कि कैलकुलेशन इशू है या कुछ भी ऐसा दिक्कत है, कुछ छूट ना गया हो, तो एक बार सम करके आप चेक जरूर कर सकते हैं कि आप सही पाथ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसका मीन निकालना है हमें। तो मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो पहला तो 0 इंटू 7 बाई 24, दूसरा हो जाएगा 1 इंटू 21 बाई 40, फिर 2 इंटू 7 बाई 40 प्लस 3 इंटू 1 बाई 120। ओके, तो ये हमें मीन क्या दे रहा है, देखिए 21 बाई 40 प्लस 14 बाई 40 और प्लस 1 बाई 40, तो 6 आ गया, 36 बाई 40। ओके, तो ये 36 बाई 40 हमारा मीन आ गया। इसे रिड्यूस कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 9 बाई 10। तो ये हमारा मीन वैल्यू आ गया। अब हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होगा, देखिए वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, तो 0 स्क्वायर इंटू 7, पहला तो 0 हो गया, फिर 1 स्क्वायर इंटू 21 बाई 40 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 7 बाई 40 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1 बाई 120 माइनस 9 स्क्वायर बाई 100 10 स्क्वायर। ओके, तो पहला हमारा क्या है 21 बाई 40 है, दूसरा देखिए 4 टाइम्स है 28 बाई 40, और फिर
3/40 माइनस 81/100, और ये कंप्लीट सॉल्व करते हैं। पहले 40 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 और यहाँ पे आ रहे हैं 52, ठीक है, 52 माइनस 81/100। अब ये क्या आएगा देखिए, 200 ले लेते हैं, तो 5 टाइम्स पहला हो गया 260 और माइनस 162, तो यहाँ पे 8 और 9, ठीक है, 98 आ गया डिवाइडेड बाई 200। इसे थोड़ा रिड्यूस करते हैं तो ये आ जाएगा 49/100। तो ये हमारा हो गया वेरिएंस। इसी में स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें देखना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस 49/100, और वो आ जाएगा 7/10। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको क्या करना है कि टोटल आउटकम देखना है, क्या क्या तरह के आउटकम मिल सकते हैं, उन सभी आउटकम के जो हमारा वेरिएबल है x, तो x1 x2 x3 सभी के पी को सॉल्व करना है, देखना है कि क्या क्या उनके प्रोबेबिलिटी, अगर दिया हुआ तो सही है, नहीं तो उसे सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है प्रोबेबिलिटी k के टर्म्स में दे रहा था, आप उसे ऐड करिए, k का वैल्यू निकालिए 1 के इक्वल ऐड करके, तो k का वैल्यू मिल जाएगा। k या जो भी p के कई बार प्रोबेबिलिटी ही दिया रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है डेटा, तो प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, उसे ऐड करके आप अननोन को पता कर सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये हो गया। सेकेंड आप मीन, फिर मीन निकालना है तो मीन के लिए सिग्मा एक्स आई पी आई, फिर वेरिएंस के लिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर, हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।